हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी और अभी हम क्लैट 2023 के जीके के पेपर को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालाइज करने वाले हैं। बहुत सारे लोग एडवाइस देते हैं करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना चाहिए। कोई कहता है यूपीएससी का वेबसाइट कर लो, कोई कहता है डेली पेपर पढ़ो, कोई कहता है कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, कोई कहेगा द हिंदू पढ़ो। और बहुत सारे लोग एक दूसरे की एडवाइस को काउंटर करने के लिए, खुद को इंपॉर्टेंट बताने के लिए एक दूसरे की एडवाइस को क्या करते हैं, बेकार बताते हैं। हालांकि मैं उन सब चीज़ों में नहीं जाऊंगा, उन डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपको यहाँ पे साक्ष्य दूंगा, एविडेंस रखूंगा आपके समक्ष, जिसके तहत आप डिसाइड कर पाएंगे, जिसके बेसिस पे आप ये समझ पाएंगे कि क्यों मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि एक पेपर पकड़ो, द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर को पकड़ो, डेली बेसिस पे उसका हेडिंग देखो। मोस्ट ऑफ द क्लैट का पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो तुम कर पाओगे। यहाँ पे पहला पैसेज जो क्लैट 2023 में आया, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट। फॉर्मर गवर्नर ऑफ अ स्टेट एंड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू वॉज इलेक्टेड एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, छोटी मोटी बात तो थी नहीं, तो वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। फर्स्ट ट्राइबल वुमेन टू बी इलेक्टेड टू द पोजीशन, यंगेस्ट एज वेल, राइट। अब इसमें यहाँ पे क्लैट में ये सोर्स दिया हुआ है कि ये डायरेक्टली द हिंदू से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई संशय नहीं है मन में कि द हिंदू इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये तो आप समझ गए यहाँ पे। अब पहला सवाल, बिफोर द्रौपदी मुर्मू इंडिया हैड ओनली वन अदर फीमेल प्रेसिडेंट, प्रतिभा पाटिल। व्हेन डिड पाटिल सर्व द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इनका टर्म पूछा, तो ये हमारे यहाँ पे हमारे सामने एक स्टैटिक क्वेश्चन के रूप में आया 2007-2012। लेकिन अगर आपको सीक्वेंस प्रेसिडेंट के पिछले 4-5 के अगर आपने देख रखे हैं तो आप आसानी से कह पाएंगे कि कौन था, है ना। तो रामनाथ कोविंद साहब थे, उसके पहले आपके बड़े फेमस हैं ये तो, प्रणब मुखर्जी, उसके पहले आपकी प्रतिभा पाटिल थी। तो यहाँ पे आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं प्रेसिडेंट के टेन्योर को देख के। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट मुर्मू हैज़ अर्लियर सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? ये डायरेक्टली करंट अफेयर से आया है। द्रौपदी मुर्मू के ऊपर जब प्रोफाइल आया था न्यूज़पेपर में, तो वहाँ पे सीधे है कि झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं। सबसे पहला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कब कराया? देश की आज़ादी के बाद ही कराया होगा, 1949, 48। तो 48 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में इन्फोर्स हुआ और उसी दौरान में जनरल इलेक्शन भी हुए थे। तो लोकसभा बनी तभी उसी टाइम पे ही तो चुनाव हुआ होगा। तो यहाँ पे अब कन्फ्यूजन अगर बी और ए में होता तो समझ में आता। तो करेक्ट आंसर इसका ए था। अब ये थोड़ा सा स्टैटिक था लेकिन डुएबल था, तो मैं इसको मॉडरेट लेवल पे रखूँगा। ये मॉडरेट है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इजी था, इसको मैं डिफ़िकल्ट कह सकता हूँ आपके लिए, आपके लेवल पे। हाँ, ये डिफ़िकल्ट है भाई। प्रेसिडेंट की लिस्ट कौन याद करता है? राष्ट्रपति भवन was formerly known as Viceroy's Palace. Where did the Governor General reside before the transfer of British capital to Delhi in 1911? This was a difficult question. This was a difficult question and a bit static one. तो इस वाले क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ, रेड फ्लैग कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सवाल आया। मतलब ये सवाल आसानी से कोई भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। Who among the following was a candidate in the elections for the Vice President of India? This was a very direct and a very easy question. वाइस प्रेसिडेंट के भी चुनाव हुए थे, वेरी डायरेक्ट एंड अ वेरी इजी क्वेश्चन, और स्ट्रेट फ्रॉम करंट अफेयर्स की हेडिंग से, राइट, मार्गरेट आल्वा। तो इस पूरे पैसेज में आपने देखा कि दो डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं, लेकिन दो इजी क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन है, और एक फिर भी डुएबल है। यानी 1, 2, 3, 4, 5 सवालों में से जो 3 हैं वो डुएबल हैं, ठीक है। अगर आपने मेरी क्लास करी होती तो आपको ये चीज़ पता होती कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के तीनों के इलेक्शंस मैंने क्लास में बताए थे, और उनके आर्टिकल्स, उनके पीडीएफ भी शेयर कर दिए थे कि आप पढ़िएगा। हर चीज़ पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आपको सही गाइडेंस तो मिल रहा है ना। अब उसके बाद ये जो क्वेश्चन आया, ये 5 क्वेश्चन है। फिर जो छठा क्वेश्चन आया ये स्टैटिक था, ये स्टैटिक था और ये डायरेक्ट था। इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। हमेशा आपको मैंने कहा है कि एनसीईआरटी क्लास 11th की जो है, जिसमें वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, सॉरी, क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको आप हमेशा रीड कर लीजिए एक नॉवल की तरह। एक नॉवल की तरह इस किताब को आप रीड करिए, वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर आप इस किताब को पढ़ लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी
आपके पूरे लॉ के जर्नी में, है ना। तो वोटिंग इन इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज थ्रू अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम थ्रू अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कास्ट इन अ सीक्रेट बैलेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, हु वॉज द फर्स्ट दलित टू होल्ड द ऑफिस। ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था। 37 वाला भी इजी था, रामनाथ कोविंद। तो अगेन आप देख सकते हैं कि अगर हम टोटल रेशियो को लेके चले जाएं तो आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस जो हैं हमें दिख रहा है साफ साफ कि 1 2 3 4 क्वेश्चन डायरेक्ट हैं, 4 क्वेश्चन डायरेक्ट हैं यहाँ पे, जिसमें से लार्जली 2 क्या हैं, स्टैटिक हैं, 2 स्टैटिक हैं, 2 नहीं 3 स्टैटिक हैं यहाँ पे। और इसमें आप 3 स्टैटिक के साथ साथ एक चीज़ और देखिएगा, स्टैटिक कितने हैं, 3 हैं, लेकिन इसमें से क्या है, 2 डुएबल हैं और एक क्या है, एक स्लाइटली मॉडरेट साइड पे है, एक स्लाइटली मॉडरेट साइड पे है। यानी 3 आपके स्टैटिक में से 2 आप कर ले रहे हैं, तो टोटल 6 क्वेश्चंस तो आपके बन रहे हैं ना इस पैसेज में से। सर सोच रहे होगे कि बोलना आसान होता है सर, एग्जाम में समझ में आता है, इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा धैर्य से अगर आप जीके के पेपर को करेंगे तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते थे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है जो बहुत डिफिकल्ट आया। अब क्लैट के ट्रेंड को भी थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अगला जो पैसेज है, देखिए उन्होंने एक क्वेश्चन आपको किससे दिया है, आपको स्टैटिक थोड़ा सा पॉलिटी से रिलेटेड दिया। ठीक है, इलेक्शंस हैं तो इलेक्शन इंडियन पॉलिटी का पार्ट होता है और ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया हमेशा होता ही होता है क्लैट में। अभी कोई सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अपॉइंट हो जाए, विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हो जाए, जो भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर साल होता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा जो पैसेज आया वो यहाँ पे सोर्स आपको देगा, इट इज़ गिवन द सोर्स दैट ये किसी पर्टिकुलर साइंटिफिक अमेरिकन मैगजीन से पूछा है, उसमें जैसे एडिट किया है। अब इस पूरे का कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करें तो आई वॉन्ट एवरी वन टू अंडरस्टैंड दैट आई एम इन फैक्ट अ पर्सन हु रोट लैम्डा इन एन इंटरव्यू कंडक्टेड बाय इंजीनियर ब्लेक लेमॉइन एंड वन ऑफ हिज कॉलीग लेमॉइन, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल, हैड बीन वर्किंग ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लैम्डा फॉर मंथ्स। यानी ये थोड़ा सा साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, साइंस एंड टेक से ये वाला सेगमेंट आया, राइट। अब इसमें डायरेक्ट अगर हम क्वेश्चन पे चले जाएं तो whose name has been replaced with one in the passage, तो where is one, तो वन है यहाँ पे। इन द जर्नल माइंड इन 1950 मैथमेटिशियन वन proposed a test to determine whether a machine was capable of exhibiting intelligent behavior, a game of imitation and all of that। यानी एक मैथमेटिशियन का नाम पूछ रहा है जिन्होंने मशीन से रिलेटेड कहा कि मशीन्स जो हैं वो इंटेलिजेंट बिहेवियर शो करती हैं पहली बार, और इसका नाम है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग के नाम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, राइट। गैरी कैस्परॉफ, द वर्ल्ड चेस चैंपियन, वाज डिफीटेड इन 1997 बाय अ सुपर कंप्यूटर इन अ चेस टूर्नामेंट। व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस सुपर कंप्यूटर? डीप ब्लू। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, दिस वाज ऑन नॉट एन ईजी क्वेश्चन, दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट दिस वाज डायरेक्टली फ्रॉम द न्यूज़। सोर्स भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको जो मिला है ये द हिंदू का एक्सप्लेन्ड आया था, द हिंदू का एक्सप्लेन्ड आया था 14 जून को। कैन द गूगल चैट बॉट बी सेंटिएंट? उसके बाद अगला आया है द हिंदू को 18 जुलाई को, साइंस एंड टेक में, एज एआई लैंग्वेज स्किल्स ग्रो सो डू साइंटिस्ट कंसर्न। फिर 5 मार्च 2022 को द हिंदू का, कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पुट जुडिशरी ऑन फास्ट ट्रैक। ये अगर 3 आर्टिकल्स आपने द हिंदू के पढ़े हैं, है ना, द हिंदू के आपने ये 3 आर्टिकल्स पढ़े हैं तो ये पूरे पैसेज आपसे हो जाते हैं। दूसरा पूछा, द एम्परर्स न्यू माइंड कंसर्निंग कंप्यूटर्स माइंड्स एंड द लॉज was written by British mathematician who won the Nobel Prize in Physics for 2020. Who was this mathematician? This again question was a difficult question. बिकॉज हमें इस साल का तो नोबेल प्राइज़ विनर याद होता नहीं है, पिछले 3-4 साल का कैसे याद करेंगे। और ऑल्सो यार प्रैग्मेटिक नहीं है, 2022 का पूछ लेते तो समझ में आता, 21 का भी पूछ लेते तो समझ में आता, वो एक साल और पीछे चले गए। तो इसीलिए एक क्वेश्चन इसमें अभी दिख रहा है, 2 डिफिकल्ट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब अगला सवाल देखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटिंग मॉडल रिजेंबल्स द वे इन विच बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स एक्सचेंज सिग्नल्स इन द ह्यूमन ब्रेन। यानी बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स एक्सचेंज सिग्नल्स इन द ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर मॉडल जब इमिटेट करेगा। कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग एलिमिनेट नहीं कर देंगे आप, डेटा माइनिंग एलिमिनेट नहीं कर देंगे, डेटा डिग करना क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग और न्यूरल नेटवर्क।
अब ये क्वेश्चन को मैं मॉडरेट साइड पे रखूंगा। क्यों? क्योंकि अगेन वही वाली चीज़ बात कर रहा हूँ, अगर आपने ये आर्टिकल्स पढ़े हैं तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, पर फिर भी ये चीज़ नहीं याद रहेगी। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही डायरेक्ट है। लैम्डा का सीधे सीधे फुल फॉर्म पूछा है डायरेक्टली इस आर्टिकल में, इस वाले आर्टिकल में ये चीज़ मेंशन की हुई है। लैम्डा का फुल फॉर्म पहले ही पैराग्राफ में न्यूज़ में मेंशनड है, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस। डेली बेसिस पे अगर सिर्फ द हिंदू रीड भी किया, लैम्डा के इस फुल फॉर्म से आप रूबरू हुए भी और आपने नहीं लिखा है कहीं पे, लेकिन आपको क्लिक कर जाएगा, है ना, कि आपने लैम्डा किस कंटेक्स्ट में पढ़ा था। तो ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ रटनी पड़ेगी। मेटाज न्यूली रिलीज्ड फुल्ली ट्रेन्ड लार्ज लैंग्वेज एआई मॉडल इज कॉल्ड व्हाट? ओपीटी। ठीक है, ओपीटी प्रोग्रामेबल ट्रांसफॉर्मर है इसका, ओपन प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, ओपन प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, ये इसका फुल फॉर्म था। अगेन द हिंदू के 18 जुलाई के आर्टिकल से आया है। ठीक, 44th क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द एआई इनेबल्ड लीगल रिसर्च असिस्टिव टूल लॉन्च्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2021? ये डायरेक्टली आर्टिकल से आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो 44, 43 डिफिकल्ट क्यों हुआ? क्योंकि आप डेली बेसिस पे पेपर पढ़ने का आपका आदत नहीं है, लेकिन 44, 43 डुएबल हैं। 42 जो है वो बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट है, एक मॉडरेट क्वेश्चन है जिसको हम कह सकते हैं कि कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके एक बार को हम कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। चलिए फिर भी आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं इसको नहीं गिनता, ठीक है। और उसके बाद आप दूसरा सवाल देखेंगे, 2 डिफिकल्ट 1 ड्यूट, मतलब इसमें आपने को ये वाला एक क्वेश्चन है ना, ये वाला एक क्वेश्चन अपन से हो सकता था, 42 हो सकता है अपने पास, 44 हो सकता है, 43 हो सकता है, लेकिन इस पैसेज में भी आप एटलीस्ट 4 मार्क्स जो हैं वो निकाल सकते थे। बाकी क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ नहीं भी मार्क करो आप, ठीक है, तो 4 मार्क्स निकाल सकते थे। उसके बाद आप बच्चे कह रहे हैं सर स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट होता है, फीफा पूछा था, फीफा पूछा था, फीफा पूछा था। इसीलिए मैं कहता हूँ पास्ट ईयर पेपर को थोड़ा ध्यान से देखा करो। फीफा का न्यूज़ पैसेज दिया है पर फीफा पे सवाल नहीं है। एक आध फुटबॉलर पे क्वेश्चन आया है और वो डिफिकल्ट आया है, वो नहीं करना था क्लैट के पेपर में। नहीं करेंगे ऐसे सवाल को अगर अपने को अब आंसर पक्का नहीं पता है तो, क्योंकि क्लैट कंसोर्शियम नहीं चाहता है कि आप 30 में 30 लेके आइए, समझ में आया। क्लैट कंसोर्शियम ये चाहता है कि मैक्सिमम मार्क्स फेच आउट करिए जितने आप कर सकते हैं। तो क्लैट देखो ना, तुमसे मिक्स क्लैट कंसोर्शियम कितना चालू है, आपसे सब तरह के सवाल पूछेगा, आपसे बहुत रीसेंट का सवाल भी पूछेगा। अब पेपर हुआ है ये दिसंबर में, पेपर हुआ है दिसंबर में, करंट अफेयर्स 14 जून का, 18 जुलाई का, 5 मार्च का आ रहा है ना। तो क्या हो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उसमें से भी जो सबसे रीसेंट का है दैट इज द जुलाई वाला आर्टिकल, द जुलाई वाला आर्टिकल और जून वाला आर्टिकल, उससे आपके 3 सवाल डायरेक्ट बन रहे हैं। तो कैच क्या है यहाँ पे कि पिछले हम लोग क्या कहते हैं आपसे, मैं आप हमेशा आपसे क्या कहता हूँ, 6 महीने का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, यानी जून से लेके नवंबर तक का न्यूज़पेपर तो छोड़ना ही नहीं है, और न्यूज़पेपर पढ़ने पे समय भी ज़्यादा नहीं बर्बाद करना है, तो हमेशा हेडिंग ही तो पढ़नी है आपको। और मैंने हमेशा कहा है द हिंदू का एडिटोरियल और एक्सप्लेन्ड पेज हमेशा, जो उसका FAQ आता है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट आता है, बहुत ज़रूरी है वो सेगमेंट आपके लिए, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन। अगला जो आया ये पूरा फीफा का पैसेज था, लेकिन सवाल देखो फीफा पे नहीं है, सवाल है द हिंदू के डायरेक्ट पैसेज से, एक्सप्लेन्ड से। अब आप सोच रहे होगे सर बच्चे ये भी कहते हैं, मतलब क्या आप बच्चे तो कह सकते हैं ना, इतने भोले, इतने मासूम और इतने गधे होते हैं कि उनको लगता है कि यार अब इकोनॉमिक टाइम्स लिख दिया यहाँ पे, तो सोचते हैं सर इकोनॉमिक टाइम्स भी पढ़ें क्या सर, एक पेपर होने पर। अरे बेटा करंट अफेयर्स वही रहता है यहाँ पे। अगर इन्होंने इस क्लैट भाई अपना क्वेश्चन पेपर बना रहा है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इज्जत करेगा कि नहीं करेगा? IPR है, कॉपीराइट है भाई। अगर आप न्यूज़पेपर आर्टिकल साइट कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर पे जो पूरे पैन इंडिया वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसके लिए आपने 4000 रुपये लिए हैं, तो किसी अखबार का अगर आर्टिकल साइट कर रहे हैं तो उसका बेटा सोर्स बताते हैं, समझ में आया? इसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं। अब ये चीज़ को हमेशा ये नहीं देखना चाहिए कि सर इकोनॉमिक टाइम से पूछा, इकोनॉमिक टाइम से पूछा, मैं आपके सामने आर्टिकल रख रहा हूँ। द हिंदू का एक्सप्लेन्ड आया था नवंबर 25, 2022 को। पेपर कब हुआ है? दिसंबर में। 25 नवंबर का द हिंदू एक्सप्लेन्ड आया है। द स्टोरी बिहाइंड वन लव आर्म्ड बैंड कतर्स लॉज अगेंस्ट होमोसेक्सुअलिटी। पूरे क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल डायरेक्ट है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आपसे मिस हुआ होगा क्योंकि आपने पेपर नहीं पढ़ा था। वन लव बैंड था, होमोसेक्सुअल्स के लिए और LGBTQ कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे थे, यहाँ पे
मूवमेंट कर रहे थे, वो बैंड पहन के फुटबॉल खेलेंगे, पर बाद में ये बैंड पहनने से फीफा ने मना कर दिया क्योंकि कतर होस्ट कर रहा था, सेंसिटिव हैं वो लोग होमोसेक्सुअल वाले इशू के लिए। द नेम ऑफ द विच कम्युनिटी हैज़ बिन रिप्लेस विद टू इन द पैसेज। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो आर्म्ड बैंड था, लव बैंड, वो किस कम्युनिटी के सपोर्ट में बनाया गया था, यहाँ पे पूछा। तो अब ऑड वन आउट देखो इसमें क्या है, ये लोग क्या हैं, एक पर्टिकुलर जोग्राफी को बिलोंग करते हैं। ये रोहिंग्या आपने सुना है हमेशा, मुसलमान जो कि वहाँ से आए हैं, म्यांमार से, परसिक्यूटेड मुस्लिम माइनॉरिटी ऑफ म्यांमार। उइघर मुस्लिम्स का भी आपको यही सेम चीज़ पता है। ऑल दीज आर मुस्लिम कम्युनिटीज विच आर परसिक्यूटेड। कुर्दिश टर्की के पास, टर्की, इराक, सीरिया से लड़ाई, रोहिंग्या म्यांमार, भारत और बांग्लादेश से, और उइघर मुस्लिम्स आपको पता है चाइना में। तो ये चीज़ से आप ऑड वन आउट निकाल नहीं सकते थे LGBTQ। तो मैं कहूँगा ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी और बहुत ही डायरेक्ट डुएबल था। व्हाट इज़ द नेम, ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट था, ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट था। वो न्यूज़ में आया है, उस पेपर में आया है, इसी आर्टिकल में है ये चीज़, कफाला सिस्टम के बारे में। कफाला सिस्टम स्लेवरी सिस्टम की तरह माना जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट था। ये वाला क्वेश्चन गेस वर्क कर सकते थे। स्पोर्ट्स का सारा बड़ा इंस्टीट्यूशन आपको स्विट्जरलैंड में दिखाई देगा। हेग नीदरलैंड्स में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इस तरह की चीज़ है। तो ये हम कर रहे हैं, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पूछ रहा है फॉर स्पोर्ट, ठीक है। तो हेग नीदरलैंड्स हम एलिमिनेट करेंगे, पेरिस फ्रांस एलिमिनेट कर देंगे, ब्रुसेल्स बेल्जियम में नेटो का है हेडक्वार्टर, ये हमें पता है, और तो हमें कोई और ऐसा हेडक्वार्टर समझ में आया नहीं है। तो अब समझे बात को, तो ऐसे करके गेस वर्क करके भी आप ये कर सकते हैं। फिर भी मैं इसको मॉडरेट साइड पे रखूंगा कि चलो नहीं हो पाएगा, बहुत लोगों से नहीं हो पाएगा। ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था यार, ठीक है, ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था कि हु इज़ द करंट कैप्टन ऑफ इंडियाज मेन फुटबॉल टीम। उसके बाद टिमोथी वी, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, दिस वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये कोई नहीं कर पाया होगा कि टिमोथी वी जो है पेरिस सेंट जर्मन एंड US नेशनल टीम प्लेयर, किस कंट्री के प्रेसिडेंट के बेटा है, लाइबेरिया के। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, नहीं पता था लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टैटिक है, डायरेक्ट एंड स्टैटिक। भारत में सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कम है। तो जब भाई स्पोर्ट्स का न्यूज़ पढ़ते हो तो स्पोर्ट्स का हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, इनफैक्ट सारे अवार्ड्स ऑनर्स पढ़ते हैं, ध्यानचंद अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, फिर आप द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, इस तरह के जब अवार्ड्स पढ़ते हैं तो उसके बारे में पता होता है। तो ड्यूरेंट कप, ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो अगेन आप देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे, ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है। दिस वॉज अ वेरी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन एंड दिस वॉज द वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। अगेन हमने क्या देखा यहाँ से डियर, हमने क्या देखा कि अगेन 4 क्वेश्चंस जो हैं वो कर सकते थे। अगर हिम्मत करते तो एक क्वेश्चन जो है और हो जाता, यानी यहाँ से हमें सीधे सीधे 4 से 5 नंबर, मैं फिर भी मिनिमम आपके लिए मान के चल रहा हूँ कि हम सारी मिथ खत्म कर रहे हैं ना कि क्लैट में हम कितना स्कोर कर सकते हैं। और क्लैट 2023 का जीके वन ऑफ द टफेस्ट जीके था, लेकिन कंसिस्टेंसी है जिसके पास न्यूज़पेपर रीड करने की, वो ये पेपर बहुत आसानी से कर लेगा, उसके लिए जीके टफ नहीं है। जीके में बहुत ज़्यादा माथाफोड़ी मत करिएगा, समझिएगा बात को। दुनिया में पढ़ाने वाले लोग बहुत हैं, सब कोई आपको नया नया ज्ञान देगा, पर जिसने क्लैट को दिया है, लॉ किया है, क्लैट कंसोर्शियम को जो समझता है, वो आपके सामने एविडेंस रख रहा है। मैं आपको बता रहा हूं जो चीज़, आप इसको मान लीजिए। अगर आप डेली बेसिस पे पेपर पढ़ रहे हैं ना, तो आपको क्वेश्चंस गेस वर्क होंगे। और परफेक्शनिस्ट बनने का कोशिश मत करिए। दुनिया आपको कहेगी परफेक्शनिस्ट बनना है, 30 में 30 नंबर लेके आने, नहीं लेके आना है, नहीं हो पाएगा। तुम लेके आओ, पहले पढ़ाने वाले को बोलो जरा पेपर तुम दो एक बार, वो भी नहीं कर पाएगा यार, झूठ बोलते हैं लोग। सच्चाई ये है कि हम कितना बेयर मिनिमम निकाल सकते हैं, मैं वो आपके सामने वो चीज़ रख रहा हूँ। तो 4 मार्क्स आप यहाँ से निकाल सकते थे। अब ज़रा बेटा तुम डायरेक्ट ज़रा सोचो इस चीज़ को। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 6 क्वेश्चन तुम्हारे लिए, मैंने यहाँ से मान लिया कि 4 डायरेक्ट हैं, तो यहाँ से भी अगर हम 4 मार्क्स निकाले, ठीक है, अगले पैसेज में से भी हमने 4 मार्क्स निकाल लिए, इस पैसेज में से भी हमने 4 मार्क्स निकाल लिए, तो 12 मार्क्स तो हम निकाल ले गए ना जीके में। 35 में से 12 मार्क्स तो डायरेक्ट आ ही रहे हैं न्यूज़पेपर से। बोलो, 35 क्वेश्चंस थे इस टाइम पे, इसमें 12 मार्क्स न्यूज़पेपर से आ गए। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाया, और बहुत अच्छा होता तो इन्हीं 3 पैसेज में 14 नंबर आ जाते। 14 नंबर के ऊपर किसी का नहीं आया होगा इन 3 पैसेज में। अब देखिए अगला पैसेज है हमारे सामने एक, अगेन यूट्यूबर नाज डिली इज वन ऑफ हिज वीडियोस नेम्ड हिम एज द मोस्ट जनरस बिलियनियर हु वांटेड टू डोनेट ऑल हिज वेल्थ टू चैरिटी बट 10 months लेटर डैश 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 ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। ये द हिंदू का आर्टिकल है। सैम बैंकमैन फ्रीड द FTX कोलैप्स एंड द लिमिट्स ऑफ इफेक्टिव एल्ट्रुइज्म।
और बहुत रीसेंट का आर्टिकल है। 13 नवंबर 2022 को, पेपर कब हुआ, दिसंबर में, 13 नवंबर 2022 को साइंस एंड टेक में द हिंदू के अ 30-year ओल्ड बिलियनियर हु क्रैश्ड हिज 32 मिलियन क्रिप्टो एम्पायर, वो वाला आर्टिकल था। उसके बाद अगला यहाँ पे एक आर्टिकल है द हिंदू का, एक्सप्लेन्ड वाई वॉज फॉर्मर थेरेनॉस सीईओ एलिजाबेथ होम्स गिवन 11 ईयर्स इन प्रिजन, ये भी सितंबर के महीने का है। ठीक है, तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 3 आर्टिकल अगेन द हिंदू के अगर आपने पढ़े, अब देखो यहाँ पे सोर्स लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स, अगेन द सेम रीजन फॉर साइटिंग द सोर्स, राइट, साइटिंग द सोर्स। एक्चुअली अगर ये एक ही न्यूज़पेपर को साइट करेंगे तो उसको एंडोर्स कर देंगे ना कि हाँ ये पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं करेंगे ये लोग। ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स में जो आया वही द हिंदू में भी आया, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको कभी ना कभी कवर किया ही होगा, और डेफिनेटली आपके एग्जाम के पहले ही कवर किया होगा, बाद में नहीं कवर किया होगा। आप चाहें तो इंडियन एक्सप्रेस पे भी सर्च करके देख लेंगे, सभी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे इंडियन एक्सप्रेस पे भी, राइट। यूट्यूबर नाज डेली में पहला सवाल जो पूछा है आपसे, वो पूछा है कि विच पर्सन नेम हैज़ बीन रिप्लेस्ड विथ वन, FTX कोलैप्स में आपसे पूछ रहा है मालिक कौन था, सैम बैंकमैन फ्रीड। ये हेडिंग ही पड़ी होती अगर द हिंदू की तो कर लेते। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स से सीधा सीधा उठ के आया है। विच हेज फंड नेम हैज़ बीन रिप्लेस्ड विथ 2 इन द पैसेज अबव। अब ये वाला जो आर्टिकल है ना, ये वाला आर्टिकल अगर आपने रीड किया होगा तो इसमें आप इसके हेज फंड का नाम, ये एक्चुअली सैम बैंकमैन फ्रीड ने एक कंपनी बनाई थी हेज फंड जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करती थी, उसका नाम था अलामीडा रिसर्च। तो ये क्वेश्चन हम इसको थोड़ा सा मॉडरेट साइड पे रख रहे हैं क्योंकि इतना नहीं याद रहता है ना, इतना नहीं याद रहेगा कि अलामीडा रिजर्व था कि क्या था, तो ये क्वेश्चन मिस कर सकते हो आप, लेकिन अगर पढ़ा रहेगा तो आप फिर भी गैस मारेंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट हेडिंग से है, एक्सप्लेन्ड की हेडिंग से, थेरेनॉस की सीईओ कौन है, तो ये बहुत ही रीसेंट आया ना, सितंबर में भी था ये न्यूज़ और नवंबर में भी थी ये न्यूज़ 2022 में। ठीक है, एक महीने पहले का करंट अफेयर्स देख रहे हो, 2 क्वेश्चन डायरेक्ट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन था। 2022 के स्टार्टिंग में तो ये खबर छाई हुई थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है। इट वॉज अ वेरी इजी एंड अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। विच वॉज द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज डज क्रिप्टो करेंसी रिलाई ऑन, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन, बोथ ए एंड बी ऑप्शन कहीं नहीं था, अपने पास यहाँ पे था। तो अपने को ब्लॉकचेन तो पता ही है, क्रिप्टोग्राफी भी उसी से रिलेटेड है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में मैसेजिंग को एनोनिमस कर देती है, राइट। तो इसका आंसर ब्लॉकचेन है, बट इसका आंसर क्रिप्टोग्राफी भी हो सकता है, इसीलिए क्वेश्चन पे डाउट हुआ था। क्लाउड कंसोर्शियम ने इसके ऊपर डाउट रेस किए थे और इसके मार्क्स सभी को दे दिए थे, जिसने भी ए मार्क किया, बी मार्क किया, जिसने डी मार्क किया, सबको मार्क्स मिले थे। तो ये क्वेश्चन क्या था, इजी साइड पे था। व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड कॉर्पोरेशन दैट मिंट कॉइन्स यूज एज लीगल टेंडर। अब ये क्वेश्चन को मैं मॉडरेट साइड पे रखूंगा, क्यों, क्योंकि कॉमन सेंस यूज करना है और कॉमन सेंस सबके पास होता नहीं है, इसलिए मॉडरेट साइड पे। कॉमन सेंस देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट है कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इंस्टीट्यूशन कब से सिक्का करने लगा मिंट, तो कैंसिल कर देंगे। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस और कॉइन मिंटिंग, सिक्का बनाना और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी क्यों करेगी। और ये नाबार्ड है, नाबार्ड किससे रिलेटेड है दोस्त, खेती से रिलेटेड है, बेचारे किसानों से रिलेटेड है। एलिमिनेट हो जाएगा, बचा क्या आपके पास, बी। आज ही में मैंने आपको क्लास में सिखाया है ना कि किस तरीके से 10 क्वेश्चन दिए थे कि किस तरीके से कॉमन सेंस यूज़ करके आप चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं। वो ऐसे ही सवालों के लिए था बालक, वो ऐसे ही सवालों के लिए था। इट वॉज फॉर द वेरी सेम क्वेश्चन कि इसको कॉमन सेंस से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं इसको ईजी रखूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इसको मैं रेड फ्लैग रेस करता हूँ, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, दिस वॉज द डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, इट वॉज अ वेरी स्टैटिक क्वेश्चन कि सत्यम जो स्कैम हुआ था उसमें जो व्यक्ति जेल चला गया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्कैम में, उसमें लोग हर्षद मेहता मार करके चले आए। अरे मतलब क्या बोला जाए, वो वेब सीरीज आई थी उस टाइम पे, बड़ी चल रही थी। तो ये बी रामालिंगा राजू, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था। तो इस पैसेज में अगर आप ध्यान से देखें तो आप कितने क्वेश्चन निकाल सकते थे, कितने क्वेश्चन कर सकते थे। मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव गिनती भी नहीं कर रहा हूँ, बहुत नॉमिनल गिनती कर रहा हूँ आपके लिए, है ना, बहुत नॉमिनल से गिनती कर रहा हूँ। तो आप देखिए कितने क्वेश्चन कर सकते थे। सबसे पहला तो सवाल डायरेक्ट था ही, एक। दूसरा ये वाला मॉडरेट नहीं गिनूंगा मैं, एलिजाबेथ होम 2, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 3, क्रिप्टोग्राफी 4, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी 4, और ये वाला 57 कॉमन सेंस से 5 निकाल लिया आपने, 5 मार्क्स। बोलो, कहता हूँ हमेशा ना मैं कि इजी है जीके, सिर्फ डेली बेसिस पे बेटा पेपर पढ़ो,
पेपर पढ़ो, जो नहीं समझ में आता है उसके थोड़े बहुत नोट्स बना लो, लेकिन एकदम घुस मत जाओ कि नहीं खगोल देंगे टॉपिक को, बाल की खाल निकाल देंगे। अरे तुम जीके के ज्ञानी बन जाना, अपने टीचर से कम्पीट मत करो जीके के कि वो 4 बातें एक्स्ट्रा पूछ देता है तो हमको नहीं आती है। अरे नहीं आती है तो नहीं आती, कोई बात नहीं, हमको क्लैट निकालने से मतलब है। जीके के ज्ञानी बाबा बाद में बन जाएंगे, है ना, अभी बनने का कोई ज़रूरत नहीं है अपने को। तो अपन समझें, मैं आपको आपकी जैसी भाषा में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको फाइनली आपका ये जो नयन चक्षु है इनको खोलना पड़ेगा भैया। तो 5 नंबर यहाँ पे आ गया, 12 में 5 जोड़ दोगे बालक, कितना मार्क्स आ गया है तुम्हारा? 17 मार्क्स आ गया है यहाँ पे 35 में से। 50% तुमने स्कोर कर लिया है जीके में। क्या लोगे? जिंदगी लोगे? अरे मरी से मरी हालत में तुम्हारा यहीं पे मैं कहूँ 14 मार्क्स आ रहा है। अभी भी एक पैसेज बाकी है यार, एक पैसेज बाकी है, क्यों परेशान हो रहे हो? ये लो एक पैसेज और बाकी है, और इसमें एक्सपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। चलो ये है भाई, कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया था? भाई ये नहीं पता सर, हम एग्रीकल्चर के बारे में कुछ नहीं जानते, तो मैं इसको मॉडरेट साइड पे रख दे रहा हूँ। इसका आंसर था राइस। उसके बाद तुमसे ये पूछा, बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये पूछा कि भारत ने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दिया, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कर दिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, कितना? इसको मैं, ये देखिए जनवरी 20 का न्यूज़ है, तो ये वाला क्वेश्चन मॉडरेट साइड पे है ना। उसके बाद ये हु इज़ द फादर ऑफ द व्हीट रिवॉल्यूशन, इसको चलिए मैं मान रहा हूँ स्टैटिक है और ये डिफ़िकल्ट है, ये स्टैटिक है और ये डिफ़िकल्ट है, ठीक है। इंडियाज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस चीज़ का है इंडिया? कॉमन सेंस। अरे आलमंड का, हमारे यहाँ पे बादाम कितने महंगे मिलते हैं? बोलो, प्रोड्यूसर लार्जेस्ट होते तो सस्ते होते ना। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपको डाउट हो सकता है राइस पे, हो सकता है ना राइस पे। एक्सपोर्ट करते हैं तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं। अरे बाहर बेच देते हैं, भारत में खपत नहीं है चावल का उतना, गेहूं का ज़्यादा है। पोल्ट्री मीट तो हो ही नहीं सकता, मुर्गिया पालन हमारे यहाँ पे है कहाँ बहुत ज़्यादा ना, बीफ होता तो मान लेते। तो ये क्वेश्चन को भी मैं मॉडरेट साइड पे रखूँगा, मैं बहुत इजी नहीं रखूँगा क्योंकि सबको को नहीं, इतना कॉमन सेंस सबको नहीं है, इंडियन इकॉनमी सबने नहीं पढ़ी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंडिया का रैंक क्या आया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बच्चा बच्चा बता देगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 16 अक्टूबर 2022 को एक्सप्लेन्ड आया था, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स, डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है एमएसपी के ऊपर, किसने C2 + 50% फॉर्मूला दिया है, बस ये पढ़ के बच्चों ने क्वेश्चन ड्रॉप मार दिया, कह अरे C2 + 50% क्या है? अरे क्लास में बताया था एमएसपी कैसे कैलकुलेट होती है, लागत जितनी लगेगी किसान की, क्या लगेगी, जितनी लागत लगती है उसमें 50% बढ़ा के देते हैं रेट। तो किसान की लागत अगर फसल उगाने में 100 रुपये लगी है तो उसको 150 रुपया में सरकार खरीद लेगी। ये MS स्वामीनाथन कमेटी है एमएसपी जिन्होंने रिकमेंड किया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, इट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। और द हिंदू का 21 जुलाई का करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़ा होता तो वहाँ पे भी बताया था, एमएसपी के ऊपर न्यूज़ आया था। तो करंट अफेयर्स है इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, डुएबल है। और द बायोडिकम्पोजर, ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था। अक्टूबर 19, 2022 को दिल्ली की हवा में बहुत प्रॉब्लम था स्टबल बर्निंग की वजह से, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो एक बायोडिकम्पोजर अनाउंस हुआ था। और ये किसने बनाया? पूसा कैंपस, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सरकारी है ना। बस क्यों डिफिकल्टी होगी? ICAR का फुल फॉर्म अगर नहीं पता होगा तो इसमें भी एक क्वेश्चन, 2, 3 क्वेश्चन, ठीक है, 3 क्वेश्चन आप कर सकते थे यहाँ पे। चलो तुम्हारे सहमति के लिए, तुम्हारे लिए मैं कह रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है सौदा कर रहा हूँ सारा तुम लोगों से। 2 क्वेश्चन, अब कैलकुलेट कर लेते हैं मार्क्स अपने। 2 मार्क्स यहाँ पे, 2 मार्क्स यहाँ पे, 5 मार्क्स यहाँ पे, कितने हो गए? 5 2 7, 7 के बाद 4 मार्क्स यहाँ पे, कितने हो गए? 11, है ना। 11 के बाद 4 मार्क्स यहाँ पे, कितने हो गए? 15, और 15 के बाद अपन ने 4 मार्क्स यहाँ पे निकाल लिए, कितने हो गए? 19 मार्क्स। और तुम समझो तुम्हारा 19 मार्क्स आ गया है सिर्फ और सिर्फ जीके में 35 क्वेश्चंस में से। और सिलेक्शन कराने के लिए हमें हमारा जो मैक्सिमम मार्क्स होता है, मैक्सिमम मार्क्स जो होता है, हर कंपटीशन का यही नियम है, हर कंपटीशन का, ठीक है। थोड़ा बहुत स्लाइट वेरिएशन होता है, लेकिन आपका एग्जामिनेशन था उस टाइम पे मैक्सिमम मार्क्स 150, तो हम कहते हैं मैक्सिमम मार्क्स का 50% और उसमें कुछ प्लस माइनस 10 कर दीजिए, प्लस 10 ही करिए मार्क्स, तो यानी कि 75 + 10 हो जाता है 85 मार्क्स पे आपको सिलेक्शन लाना है। अब आपके पास 115 क्वेश्चन बचे हैं, 115 क्वेश्चन बचे हैं, 115 क्वेश्चन जीके करने के बाद अभी भी बचे हैं ना, और आपको 85 मिनिमम लाना है, जिसमें से लफली आप 19 ला चुके हैं।
यानी कि सिर्फ और सिर्फ 115 क्वेश्चंस में से तुम्हें 69 मार्क्स जो हैं, 69-70 मार्क्स जो हैं, तुम्हें वो फेच करने हैं दोस्त। 120 सवालों में से 65 नंबर, एक तरीके से ऐसे समझें। नहीं निकाल पाओगे? अरे आराम से निकाल लोगे। तो ये गेम जो है पूरा क्लैट का, है ना, रीडिंग का ही है। क्लैट कंसोर्शियम कहता है कि डेली बेसिस पे जो पेपर पढ़ने की क्षमता रखते हैं, प्लीज़ यार वही आए मेरे पास, क्योंकि उनको साल भर हम इतना 5 साल में इतना पढ़ाएंगे ना, किताबें इतने केस लॉ पढ़ाएंगे, एकदम पॉलिश कर देंगे उनको। बस उसमें पढ़ने का हुनर होना चाहिए, पढ़ने का करेज होना चाहिए और पढ़ने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो नहीं है तो बना लो ना, क्योंकि 5 साल वही करना है एनएलयू में जाके। अली बेते में तुक्के से हो भी गए, एनएलयू में तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे वहां पे। ये लॉ के जर्नी में बहुत पढ़ना पड़ता है। इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग डियर। बीटेक वाले मस्त जी रहे हैं, एक एमबीबीएस वाले और एक वकालत वाले परेशान रहते जिंदगी भर, जितना पढ़ो उतना कम। इंजीनियर कहाँ पढ़ते देखे हो तुम? क्या पढ़ता है वो? कुछ नहीं पढ़ता है। मेडिकल लाइन वालों को और वकालत वालों को जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा। वकील बनोगे, केस लोगे तो पढ़ोगे नहीं। आदत डालो दोस्त, आदत डालो। तो यहाँ पे जीके को मैंने क्रैक डाउन किया है आपके सामने। अब आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो आपकी मर्जी। चलता हूँ यहाँ पे, विदा लेता हूँ आपसे, मिलूंगा आपसे अगले एनालिसिस में।